हेलो दोस्तों, मैं राखी। कहानी के अगले पार्ट में छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे। एक बड़ी कोठरी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता ही नहीं कि महिलाओं से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के सी सज गई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नील कमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर से घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ? डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों में भटकी और हूँ आज। अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किसी अतल में ठहरना होता या नहीं, नहीं जानती। सहारा और छाया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग से तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजुरी में ठहर कर मैं जैसे मोहाविष्ट हो आई। डूब डूब जाने लगी झूठी तृष्णाओं ने। चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते हुए झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लुभाने आ जाए, शायद मैं विवश चरण अपने दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अतरसुइया की बड़ी सड़क के किनारे का एक नीला मकान। बालकनी में जूही से लतर को गालों से छूते हुए खड़ी होते हुए तो धूप आंखों से टकराने लगता है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहां रूठी हुई यक्ष प्रिया को उसका प्रियतम मिल जाता है। यक्ष प्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन आने जाने वाले को देखती, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है वह बड़े घर वाला लिपा पुता लेकिन सूना और उदास घर। खपड़ेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमन उस बालकनी की तरफ एक टक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख की ढेरों सी युवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमन का वह उदास घर आस पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र बन गया था। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमन के सामने भी कोई दूसरा उपाय नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी कि जिसे उसे अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोर देता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा। अंदर ही अंदर एक विकृत विद्वेष से भर उठता था। कभी कभी वह दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती। कभी कभी उलझन होने लगती, मैं यहाँ हूँ या नहीं। एक एक टक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूमता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट कर जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता कि जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हों। रमन ऊंची आवाज में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भाग दौड़ में हो रही हो। पड़ोस के लोग कहते हैं कि वो अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों
और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की यह आवाज जूही और पंसुतिया के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो गया था। शायद एक जगह अंतःस्थल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दयाद्र न होना शायद अमानवीय होता। ऐसा संयोग था और वह शायद संयोग ही उसकी इस नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेतात्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमन। साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट वह रमन एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित होकर रह गया। कभी कभी सोचती हूँ कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमन, घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी, क्या वहां उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नीलकमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए और फिर सुबह मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवार इतनी ऊंची थी कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमन उस कुंठित युवती का अंकशाही भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें होती थी। शायद दबी जुबान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उनकी भाभी रमन की शादी इसलिए नहीं होने देती कि अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमन किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ जाता था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो जो भाभी चीजें हाथ में आती थी, उठाना, फेंकना, तोड़ना, भाभी को गालियां देना, ये सब की प्रतिदिन की उसकी दिनचर्या बन गई थी। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो उनकी बाहों में एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोशी सहमी अंधियारी रातों में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमन चीखने लगता और चीखते चीखते इसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटकता हुआ कहता, यह शोभन, इस शोभन को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी हो जाती थी। वह रोता था, इस बात की कसम खाता कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके अपना घर बसाएगा। क्या रमन घर बसा पाएगा? क्या हुआ उसके साथ? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट।